आज हम दो बहुत मशहूर हिंदी डरावनी कहानियों के तहखाने में उतरने वाले हैं। लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम कहानी के अंदर झांककर ये समझेंगे कि डर को रचा कैसे जाता है। समझिए जैसे एक एक ईंट लगाकर कोई भयानक इमारत खड़ी की जाती है। लेकिन इस चीर-फाड़ से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, आखिर इन बेजान खिलौनों में ऐसा है क्या जो हमें इतना डराता है? क्यों एक गुड़िया की कांच जैसी खाली आंखें हमारी रूह तक कंपा सकती हैं? इसका जवाब एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अनकैनी वैली में छिपा हो सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई चीज लगभग इंसान जैसी दिखती है पर पूरी तरह से नहीं, तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह देखने लगता है। और यही बेचैनी वो इंजन है जो इन डरावनी कहानियों को चलाता है। तो आज हम देखेंगे कि लेखक इस इंजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इन कहानियों की परतें उधेड़ना शुरू करते हैं। हम इन्हें 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे, ये समझने के लिए कि कहानीकार कैसे धीरे धीरे डर का एक जाल सा बुनते हैं। हर अच्छी डरावनी कहानी की शुरुआत बिल्कुल सामान्य लगती है। एक शांत सा पर्दा होता है जिसके पीछे कुछ भयानक छिपा होता है, और इन कहानियों में डर एक साधारण से तोहफे का नकाब पहनकर आता है। देखिए, दोनों ही कहानियां सुरक्षा का एक झूठा एहसास पैदा करती हैं। संगीता की कहानी में गुड़िया की टेढ़ी-मेढ़ी आंखें अनकैनी वैली का पहला संकेत हैं, मतलब कुछ तो है जो ठीक नहीं है। वहीं स्वाति की कहानी में एक प्रोफेशनल इन्विटेशन भरोसेमंद लगता है। दोनों ही मामलों में किरदार और हम सब आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान हैं। तो अब खतरा घर में आ चुका है। अब क्या? अब कहानीकार एक बहुत ही कमाल की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे फोरशैडोइंग कहते हैं, यानी आने वाले बड़े खतरे के छोटे छोटे इशारे देना। अब ये जो स्लाइड है ना, ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये डर के मनोवैज्ञानिक विकास को दिखाती है। देखिए, पहले दिन ज्यादा खाना खाना बस एक अजीब बात लगती है, लेकिन चौथे दिन तक वही अजीब बात एक जानलेवा धमकी बन जाती है। कहानीकार यहां पर धीरे धीरे हमारी सुरक्षा की भावना को एक एक करके खत्म कर रहा है। दूसरी कहानी में फोरशैडोइंग का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ डर घर के अंदर नहीं, बल्कि पूरे माहौल में फैला हुआ है। यहाँ पूरा बंगला ही एक शिकारी की तरह महसूस होता है। वो आवाज़ जिसे सिर्फ स्वाति सुन सकती है, या गुड़िया का स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, ये सब सुराग हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ से भाग जाओ। और अब आता है दोनों कहानियों का वो मोड़ जिसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं। ये वो पल है जब सारे इशारे और फुसफुसाहटें एक भयानक सच्चाई में बदल जाती हैं, और यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। ये वो पल है जब विभव सिर्फ एक बच्चा नहीं रह जाता। उसकी लाल आंखें इस बात का एक विजुअल सबूत हैं कि अनकैनी वैली का सबसे बड़ा डर सच हो गया है। जो लगभग इंसान था, उस पर किसी गैर इंसानी शक्ति ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। और फिर आते हैं ये शब्द, लड़के और गुड़िया की एक ही आवाज में। ये सिर्फ एक डरावनी लाइन नहीं है, ये एक माँ और बेटे के रिश्ते का टूटना है। संगीता के लिए उसका बेटा अब एक अजनबी है, और वो पूरी तरह से बेबस है। अब हम दूसरी कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। यहाँ स्वाति उस बंद दरवाजे के पीछे की सच्चाई का सामना करती है। जरा उस पल को महसूस कीजिए। स्वाति एक एक करके इन चीजों को देखती है। पहले अखबार की कतरनें, फिर वो तस्वीरें, और उसे एहसास होता है कि वो उन्हीं लापता बच्चों को देख रही है। फिर वो जार, और आखिर में गुड़िया को उसे पकड़ना। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक भयानक पहेली है जो उसके सामने जुड़ रही है। वो किसी के घर में नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर के ट्रॉफी रूम में खड़ी है। एक अच्छी हॉरर कहानी आपको सिर्फ डराती नहीं है, वो आपके साथ रह जाती है। कहानी का आखिरी चरण इसी एक स्थायी बेचैनी को पैदा करने के लिए बनाया जाता है। इस बात पर ध्यान दीजिए, गुड़िया खुद को भूत नहीं, श्राप कहती है। भूत को शायद भगाया जा सकता है, लेकिन श्राप स्थायी होता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो तर्क और उम्मीद से परे है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। और ये बिल्कुल शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे दोनों कहानियां एक सुखद अंत की हर उम्मीद को बेरहमी से कुचल देती हैं। कहानीकार पहले एक झूठी उम्मीद देते हैं। संगीता को लगता है कि बुरा सपना खत्म हो गया, स्वाति को लगता है कि वो बच निकली, और फिर वो उस उम्मीद को छीनकर एक और भी भयानक सच्चाई सामने रख देते हैं। झुंझार राव का यह कहना इस डर की पुष्टि करता है। ये लोग सिर्फ मारे नहीं जा रहे, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। उनकी पहचान, उनकी आत्माओं को गुड़ियों में कैद करके एक कलेक्शन का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये हत्या से भी बदतर है, ये किसी के अस्तित्व को ही मिटा देना है। तो एक यादगार और डरावना अंत कैसे बनाया जाता है? कहानीकार पहले उम्मीद की एक किरण दिखाते हैं,
फिर एक झटके के साथ उसे बुझा देते हैं और अंत में एक ऐसा परिणाम देते हैं जिससे कोई बच नहीं सकता। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि ये कहानियां इतनी असरदार क्यों हैं? इन सभी तत्वों को एक साथ बांधने वाला वो कौन सा मनोवैज्ञानिक धागा है जो हमें इतना परेशान करता है? तो सबसे जरूरी बात यही है, इन कहानियों का असली डर गुड़िया में नहीं है बल्कि मासूमियत के टूटने में है। एक खिलौना सुरक्षित होना चाहिए, एक बच्चा मासूम होना चाहिए। जब कहानी इन बुनियादी नियमों को तोड़ती है तो वो सिर्फ हमें डराती नहीं बल्कि दुनिया पर हमारे भरोसे को हिला देती है। ये विश्वास का सबसे बड़ा धोखा है और यही डर हमारे जहन में हमेशा के लिए बस जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब कोई चीज इंसान जैसी दिखने लगती है और बर्ताव करने लगती है तो इंसान और चीज के बीच की लकीर कहाँ धुंधली हो जाती है? और जब ऐसा होता है तो असली नियंत्रण किसके हाथ में होता है?